दिस वाज नॉट प्लान्ड लाइक एनी अदर फाउंडर, वही स्टोरी है। तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। तो मैं प्रॉपर मुंबई करूँ, रूट्स गुजरात से, बट पेरेंट्स वर सेटल्ड हियर, तो आई एम मोर मुंबई कर देना गुजराती, बिकॉज आई कैन रीड मराठी बट आई कांट रीड गुजराती। तो मैं सिर्फ बोलता हूँ गुजराती, बट आई एम मोर मुंबई कर। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में गया, वो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। तो माय पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट दैट वे, आर वेरी स्ट्रिक्ट, एंड दे पुट मी इन अ कॉन्वेंट स्कूल। दैट हेल्प मी बिकॉज मेरा इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गया, उसके वजह से कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव है। तो मैं, माय स्कूल वाज OLPS, आर लेडी ऑफ परपेचुअल सकर हाई स्कूल। इट इज इन चेंबूर, राइट? इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल। अब तो उतना अच्छा नहीं रहा लोग बताते, बट ड्यूरिंग आवर टाइम्स बहुत स्ट्रिक्ट था, एंड बहुत लैंग्वेज में बहुत कमांड था सब बच्चों का। तो OLPS चेंबूर से मैं पढ़ा। उसके बाद आई वेंट टू सोमाया कॉलेज। द रीजन टू गो टू सोमाया वाज घर से पास था, एंड ऑनेस्टली माय डैड इज अ CA। तो थोड़ा जर्नी वो है कि मेरे डैडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और घर पे थॉट प्रोसेस वही था मेरा। मैं एजुकेशन में इतना ग्रेट नहीं था, और माय मॉम इज अ BSc LLB गोल्ड मेडलिस्ट, डैड CA, सिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट। तो बहुत प्रेशर था टू बी ऑनेस्ट, और मैं अकेडमिकली बहुत पथेटिक था। तो एक थ्री इडियट्स वाली स्टोरी थी कि इसको CA ही बनना है, क्योंकि डैड CA प्रैक्टिस है, और इसकी मैथमेटिक्स वीक है, तो इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता है, मेडिकल की तो औकात ही नहीं है। एंड सिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट, तो बहुत पीयर प्रेशर था। माय सिस्टर डिड मेडिसिन, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर। तो उसमें आधा तो मैं थक गया और डर गया था, एक्चुअली बहुत डरा हुआ बच्चा था टू बी ऑनेस्ट। स्कूल में भी डरा हुआ रहता था, और यही स्टोरी की वजह से आई डिडंट स्कोर ग्रेट इन माय 10th, although in my in my preliminary I did very well, but in 10th peer pressure screwed me up. Somehow I got into SOMA, and since I had to do CA, मैं कॉमर्स में गया। अब जब सोम्या में मैंने एंट्री करी, विच इज लाइक एनी अदर कॉमर्स कॉलेज, एक्चुअली पढ़ना कुछ नहीं होता है कॉमर्स में। मतलब आज भी मैं बच्चों को बोलता हूँ कुछ मत करो चलेगा, बट कॉमर्स मत करो। इट्स नॉट दैट आई एम अगेंस्ट कॉमर्स, मैं वो जर्नी से जा चुका हूँ। और ऑनेस्टली मतलब ना इधर पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को इंटरेस्ट है, ना इधर बच्चों को इंटरेस्ट है। तो जब 11th ग्रेड में मैं आया एक कॉन्वेंट स्कूल पे, जहाँ पे बहुत बहुत प्रेशर होता था, मैंने बोला यहाँ पे करने को कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लकीली माय डैड वाज एन एक्स प्रोफेसर इन सुमै, तो आई न्यू अ फ्यू प्रोफेसर्स ड्यू टू डैड। तो आई, मतलब बचपन से एक अच्छा था कि पेरेंट्स ने एक आदत डाली थी कि अगर कुछ नहीं जमता है तो पूछ लो, और उससे मत डरो। मतलब अगर कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है तो डोंट जस्ट सिट देयर डूइंग नथिंग। दैट वाज इम्बाइब्ड इन अस एंड आल्सो फ्रॉम आवर स्कूल डेज। आवर प्रिंसिपल एंड नाउ वेरी स्ट्रिक्ट, तो मतलब वी कांट बुलशिट दैट वे। तो मैं पूछता था 11वीं 12वीं में कि यार कुछ कर तो नहीं रहे हम, यहाँ सिर्फ बच्चे घूम रहे, तो क्या करें मतलब। Now, maybe I was lucky because my cousin had then started a company in Singapore, in Malaysia. And so this was 99, 2000 something. Okay. This was the time when internet had just started in India. That was another good luck for me. Okay. तो 96 में मेरी सिस्टर ने पहला शेल अकाउंट लिया था, मुझे याद है, इंटरनेट का। जो मॉडेम 10 मिनट आवाज करके कनेक्ट होता था, मैं उस जर्नी से एक्सपीरियंस टू इंटरनेट के साथ। और एक ब्लैक स्क्रीन आता था जहाँ पे TCP/IP नहीं होता था, ब्राउजर्स नहीं होते थे। तो मुझे वो एक्सपोजर स्कूल के बाद मिल गया था। अब मैं जब कॉलेज में आया, इंटरनेट वाज अ वेरी न्यू थिंग, एंड इट वाज अ वेरी कॉस्टली थिंग टू एक्सेस, बट माय कजिन had started a company in Malaysia, and we had no great thing to do in commerce. तो आई started dabbling with him कि ठीक है आप क्या कर रहे हो, आप कुछ वहाँ कर रहे हो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ ग्रेट नहीं है करने को। तो he started giving me small work and I started learning HTML. तो my first experience in tech was not through my professional education, but it was through hobby, right? And till date, between us, I have no tech degree. So although I run two tech companies now, I am not a tech grad. Technically, I am a dropout. I'll come to that. And I have never studied technology as a course or a degree. This was hobby. It was more self-learning coding, and I liked doing what I was doing. And eventually, I ended up in this field, right? So 11वीं 12वीं में ऐसा छोटा मोटा कोडिंग HTML, ASP, .NET, JSP सीखा मैंने खुद। Then my cousin came back to India because he lost some project or something happened, and that was my 12th vacation. Mentally, it was made up that I have to do commerce and I have to do CA foundation, but I was not very happy doing that. But I got a break, so during that time, I went and stayed with my cousin. Now, from morning to evening, he used to run coaching classes because that time internet was a boom. 2000 में .com क्रैश एंड सब जब हुआ था, तो .NET टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा बूम था कि आपको ये पता होना चाहिए। तो सुबह से शाम लेक्चर्स लेता था।
और मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो मैं सुबह से शाम हर लेक्चर में बैठा था। तो हुआ वो कि 2 मंथ बाद मुझे कोड के सिंटैक्स बाय हार्ट हो गए थे और मैं खुद लेक्चर्स लेने लगा था। 10वीं में भी यही हुआ, 12वीं में भी यही हुआ, बट लकीली मेरे फाउंडेशन इतने स्ट्रांग हो गए कि रोज सुबह शाम अगर कुछ पढ़ोगे, तो अगर इनहेरेंटली इफ यू आर गुड एट दैट, आप सीख जाते हो। देन दैट इज हाउ आई गॉट एक्सपोज टू टेक्नोलॉजी। तो 12th ग्रेड में अंत में एटलीस्ट वो तो क्लियर था मेरे दिमाग में कि यार टेक इज व्हाट आई लाइक डूइंग, मे बी इनहेरेंटली दैट इज व्हाट आई एम बिल्ड फॉर। इन कॉमर्स और सीए में से नहीं होगा। स्टिल ड्यू टू पीयर प्रेशर आई गिव फाउंडेशन क्लियर हुआ, मर के इंटर क्लियर हो रहा था। बट देन वन फाइन डे आई गॉट द, यू कैन से मे बी डिवाइन इंटरवेंशन या कॉन्फिडेंस, एंड जाके मैंने डैडी और फैमिली को बोला कि आई वाज इन एसवाई बीकॉम आई बिलीव, कि यार मेरे से नहीं होगा, मतलब कॉमर्स तो नहीं होगा, और मर मार के मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊंगा, बट सीए तो भूल ही जाना, बिकॉज वो कम अगेन ही है। एंड आई हैव सीन माय डैड स्ट्रगल एंड आई सॉ माय फ्रेंड्स स्ट्रगल, तो ऐसे ये तो नहीं होगा, बट टेक इज समथिंग व्हाट आई लाइक डूइंग। अब लकीली थोड़े गुजराती रूट्स हेल्प, माय डैड, माय फैमिली, मॉम, एवरीबॉडी बैक्ड मी, एटलीस्ट दे अंडरस्टूड कि आई एम सिंसियर इन व्हाट आई एम डूइंग। दे सेड ओके, आप फ्री हो, जो करना चाहते हो करो, बट एटलीस्ट ऐसा करना कि घर चला सको, वरना देयर आर problems lurking on you, because I am not from a business family. Dad is a professional. So once dad stop working, there is no money coming to the family. तो आई वॉज इन माई लास्ट ईयर, मैंने तभी स्टार्टअप बना दी थी। तो मेरे कजिन ने तो खुद की जर्नी पकड़ ली थी, बट एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस मुझे आया था उससे आई डिड 3 थिंग्स। वन, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय हार्डवेयर दैट टाइम, तो आई स्टार्टेड अप अ कंपनी वेयर वी स्टार्टेड असेंबलिंग एंड सेलिंग कंप्यूटर्स। उसके साथ मैंने सिंस इतना सीखा था, तो मैंने भी छोटा मोटा कंटेंट और कोर्स सिखाना शुरू कर दिया था, सो दैट आई कैन गेट एक्सेस टू स्टूडेंट्स। थर्ड, since I was into hardware, a lot of cyber cafes were, coming up during the early 2000s. So, matlab 2001 to 8, if you remember, Sifi had a very large chain of cyber cafes. There were many hardware people used to tell me, कि, can you help me set up cyber cafe? तो मैंने वो chain of cyber cafes भी शुरू कर दी. I was in my third year BCom that time, और I was just going to graduate. राइट, तो मर मार के ग्रेजुएट हो गया। आई स्टार्टेड हेल्पिंग द चेन, हार्डवेयर का बिजनेस था, एंड मैं टेक सिखाता था। During that time, because of my dad's connect, CA वाला connect, I started meeting a lot of CAs who wanted to do something in technology, because मैं उस field से था। That is how I met my co-founder, who still my co-founder, is now 65. I met him when I was my current age of 42, and I was in college. And his name is Ketan Trivedi. So he had a lot of liking for tech. He was also a wrong guy in a wrong field kind of, but he had that wisdom and the connect. तो ये 2005 था, आई हैड ग्रेजुएटेड इन 2002-3, मैंने 2 साल ये करा था। हमको एक इंसाइट था कि हमको एक मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मिला था, दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन टेक टुगेदर विद केतन। मुंबई यूनिवर्सिटी में केतन के कनेक्ट थे। मुंबई यूनिवर्सिटी वाज लुकिंग टू ऑटोमेट एंड टू एंड, 2005 की बात है, आज 25 से तो भी नहीं हुआ है। 2005 में विजन था, देयर वाज अ जेंटलमैन कॉल्ड, द वीसी वाज डॉक्टर भालचंद्र मुंगेकर, brilliant guy. I've learned a lot from him. He had the vision that we should digitize everything, because globally all universities are automated, Indian universities are not automated. So he brought up a RFP for system requirement study. I and Ketan cracked that deal. We started visiting the university, and that was our first deal together. जिसमें हमको एक इंसाइट आया कि यार डिजिटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इज अ बिग बिजनेस और अ गुड बिजनेस टू बी। However, now if you ask me, I'll say it's a very, very difficult place to be. But that time, yeah, we thought, nahi, this is a great thing to do, okay, or a brilliant thing to do. We picked up that project. We started working on that. Insights started coming. तो उस टाइम पे हमको thought process वो था कि यार we can build a company which makes homegrown ERP solutions. But हमने industry decide नहीं करी थी. Our breakthrough was Mumbai University, but we thought we'll do for all industries. That's how my first company was born, iWeb Techno, and I was just out of college. That is still running now. It's in the growth phase. From 2013 हमने एक pivot करा, जिसमें हम फोकस करने लगे एजुकेशन पे। बट 5 से 13 की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैंने बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, जैसे वी हैड आल्सो वर्क वेरी क्लोज विद मुकेश भाई अंबानी, अनिल अंबानी। ओके, दे वर गोइंग टू लॉन्च अ ब्लैकबेरी, वी वर पार्ट ऑफ द कोर टीम। बहुत एक्सपीरियंस मिला, बहुत लर्निंग्स था। आई वर्क विद टेस्टिमनी, वी डिड प्रोजेक्ट्स फॉर a lot of insurance companies of India. Okay, digitizing. Our aim was digitizing, building a homegrown solution. तो हमारा विजन वो था कि हम ऐसा सोल्यूशन बनाए जो इंडिया से बना हो, इंडिया के लिए हो, ना कि हम प्रोजेक्ट्स उठाए जो इन्फोसिस, टीसीएस ऑफ द वर्ल्ड आज भी कर रहे हैं। हम उसके अगेंस्ट थे। थॉट प्रोसेस था, ठीक है चैलेंज होगा, बट कोई तो रिस्क लेगा। मतलब इंडिया से माइक्रोसॉफ्ट बनाना है तो इंडिया के लिए माइक्रोसॉफ्ट बनाना होगा। दैट वाज द आइडिया।
then the journey began. So yeah, that's the long and short of it. So that has been a nightmare, to be honest. Okay, I'm dead honest here. But we've been able to capture, like, work with 900 campuses now. We started with one, आज 900 campus है, 1.5 लाख बच्चे हैं हमारे पास. But it's a tough field because you are from that field, I am from that field, and we understand that university means a lot of bureaucracy. Okay, there is no single person ownership. It's very, very democratic, and there are a lot of stakeholders involved. I will not say they don't want to do it. To be honest, every stakeholders want system because it makes their life easy. तो वो गलत है अगर लोग बोलते हैं उनको करना नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको करना है. बट प्रोसेस बहुत ब्यूरोक्रेटिक है, बहुत मल्टीपल अप्रूवल्स लगते हैं, और इसमें कोई एक सिंगल ओनर नहीं है. दिक्कत वो है कि कल उठ के जो आइडियली मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ हुआ. ओके, इवेंचुअली दे ट्राइड 4 vendors and they failed. Even SAP tried. When I had done the SRS, I had met Ramalingan Raju from Satyam. He had come to pick up the deal from SAP. Even that didn't work out. So I will not say the product was bad or the people are bad. The processes are so very, very specific to India. बहुत heavy customization है. And दिक्कत है कि nobody owns it up. तो like एक बंदा ओनर नहीं है, इसमें बहुत सारे ओनर्स है, तो too many cooks spoil the soup. बट उसका फ्लिप साइड वो है कि जो इसको तैर के निकल गया वो निकल गया. तो अब मेरी जो इंडस्ट्री है यूनिवर्सिटी ऑटोमेशन की, आई कैन से आई हैव वेरी लेस कंपटीशन और नो कंपटीशन इन इंडिया. द रीजन इज ये एक बहुत डीप डाइव चीज है. यहाँ पे अगर आपने लोकलाइज प्रोडक्ट बना दिया तो आपको कंपटीशन सेकंड टू नन है. चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस इजी. एकेडमिक ऑटोमेशन इज नेवर इजी, ग्लोबल इट्स नॉट इजी. अब हार्वर्ड भी उठा के देख लो तो ऐसा नहीं है एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, बहुत सारी चीजें मैनुअल होती है. मैं उल्टे का बोलूं, यूएस में ज्यादा मैनुअल सिस्टम है देन इंडिया. हमारा जो रिजल्ट प्रोसेसिंग है बहुत सारा ऑटोमेट हुआ है विद सो मेनी यूनिवर्सिटीज. यूनाइटेड स्टेट्स में अभी भी वहां पे मैन्युअली एंट्री होती है. तो इट्स नॉट दैट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आर अहेड ऑफ अस इन डिजिटाइजेशन, बट इट्स अ टफ स्पेस टू क्रैक. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, और इसमें ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, बहुत ब्यूरोक्रेटिक है. आपको चप्पल घिसने पड़ेंगे, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, और यहाँ पे पैसे नहीं छूटते. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री का. दैट्स व्हाई द बाइजूस ऑफ द वर्ल्ड हैव आल्सो फेल्ड, दो देयर प्रैक्टिसेस वर रॉन्ग, वी अंडरस्टैंड दैट. But even a Byju's couldn't crack the B2B space, which they cracked the B2C. The only reason is it's very tough to get money out because again it's bureaucratic. तो आपको जाके एक लैपटॉप बेचना है तो बोलेगा ठीक है मैं टेंडर लाता हूँ, आप बिड करो, आप L1 हो गए तो आपसे लैपटॉप लेंगे. वो L1 के चक्कर में आपके बाल पक जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे या लंबे हो जाएंगे मेरी तरह, बट वो L1 नहीं हो गया. तो that's the truth, but it's a large space to operate. I'll tell you, this was also stroke of luck, maybe experience or whatever. So हमने जब स्टार्ट करा SaaS मॉडल पे, जहाँ पे वी यूज टू चार्ज ऑन अ पर स्टूडेंट बेसिस. ठीक है, तो 2013 से वी आर फोकस्ड ऑन एजुकेशन. मेरा फर्स्ट डील 2013 में था पोस्ट मुंबई यूनिवर्सिटी, अकोला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरा पहला कस्टमर था. That was fine. It was a tender we won, maybe again by stroke of luck, or maybe the forces wanted us to enter into this. I don't know. वो डील हमने जब उठाई, वो तो ठीक है L1 बेसिस पे था, कंपटीशन बहुत बड़ा था, TCS एंड ऑल. द कस्टमर वांटेड अ न्यू लोकलाइज्ड प्रोडक्ट, इसलिए हमको ब्रेक थ्रू मिला. बट इसमें हमको लर्निंग वो आई आगे कि ऐसे नई स्पेस वर्क होता है. लाइक यू सेड, B2G इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्पेस. आप टेंडर उठा भी लिया तो आपका पैसा 90 डेज या 120 डेज में छूटेगा. तब तक आपको घर चलाना है, लोगों के घर चलाने, सैलरीज देनी है, ऑपरेशन हैंडल करना है. ये एक चैलेंज था, आज भी चैलेंज है, बिकॉज इंडिया स्पेस टफ, बहुत टफ है, इट्स नॉट इजी. हमने इसमें वर्क अराउंड ऐसे ढूंढा, बिकॉज देखो एक बार आप एक चीज, आई बिलीव इन द 10,000 आवर्स रूल. ठीक है, आई हाईली बिलीव इन दैट के यू नो दैट बुक इज ऑल्सो देयर ऑन 10,000 आवर्स, जिसमें सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया कि 10,000 घंटे सचिन बैटिंग करके इतना एप्ट हो गया अभी कि नाउ ही कैन इवन क्लोज हिज आईज एंड स्टार्ट बैटिंग, राइट? आई बिलीव दैट इज देयर इन all of us. If we do something regularly, and if you once you do it for 10,000 hours, you will automatically become a genius. We all humans have that capability. अब हमने इतने साल ये करा था, तो हमने एक वर्कअराउंड वो ढूंढा कि हम समझ गए कि गवर्नमेंट में बेचना है तो इट्स नॉट इजी. L1 वाले चक्कर में घुसोगे तो और फंसोगे, because it's not necessary always you will be L1, and you will be spending so many time, effort, and eventually you might not win the deal. इसको क्रैक करने के लिए, sorry, so L1 as the name says is level 1 टेंडर. मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिवर्सिटी है, से मुंबई यूनिवर्सिटी को अगर एक लैपटॉप लेना है तो वो बिड्स मंगाएंगे, लोग अप्लाई करेंगे, और उसमें जो L1 होगा, मतलब सबसे कम कॉस्ट इस लैपटॉप का जिसने दिया होगा,
उसको वो डील मिलेगी। ठीक है, एंड यूजुअली नाउ ऑल ऑफ दैट इज ऑटोमेटिक। तो पहले जाके हम फिजिकली बिड सबमिट करते थे, अब जैसे जेम पोर्टल है, ऐसा गवर्नमेंट का ई टेंडर पोर्टल है, उससे सबमिट करना है, और ये टोटली डिजिटल है। तो इसमें एक्चुअली वो वाला चक्कर भी नहीं है कि मैं इसको पहचानता हूँ तो मुझे काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब सिस्टम सब करती है, तो L1 सिस्टम ही ढूंढेगी, आपको ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा, आप L1 हो, राइट। अब ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और मुश्किल वाला प्रोसेस है। हमने इसको कैसे क्रैक करा, वी स्टॉप प्लेइंग द टेंडर गेम। हमने क्या करा ना, हमने बैंकों से टाई अप करना शुरू किया। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग टू बैंक्स, लाइक SBI इज वन पार्टनर, बैंक ऑफ बड़ौदा, प्राइवेट में यस, HDFC, ICICI, मोस्ट लार्ज बैंक नाउ ऑपरेट विद अस। 8 years लगे, स्ट्रगल था, बट हमने बैंक्स को क्या बताया कि आप यूनिवर्सिटीज के साथ डील करते हो, ठीक है। सबको यूनिवर्सिटी में एंट्री चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, बहुत सारी ग्रांट्स आती है, वो ग्रांट्स बैंक में पार्क होता है, राइट। तो बैंक में जब पैसे पार्क हो रहे, बैंकर को उसमें इंटरेस्ट है, उसको Tier 1 कैपिटल बोलते हैं। Tier 1 कैपिटल मतलब बैंक जब किसी को लोन देता है, उसको भी पैसे इकट्ठा करके लोन देना है, वो पैसे छापता तो नहीं है, राइट। तो पैसे सर्कुलेटरी मोशन में घुमाता है। Tier 1 कैपिटल इज अ चीप कैपिटल। मतलब चीप कैपिटल मतलब एक बैंक, एक कस्टमर बैंक में जब पैसे पार्क करेगा, 8% उसको देना है, वो 12% पे लोन बेचेगा, 4% उसका प्रॉफिट है, right? इस कैपिटल के लिए हर बैंकर भागता है। तो बैंकर, अगर आप अच्छी सैलरी कमाते हो तो ज्यादा बैंक आपको कॉल करेगी ना, आपकी कम सैलरी तो कम बैंक कॉल करेगी। बैंक का इंटरेस्ट क्या है, आप पैसे मेरे से पार्क करो मेरे पास। बैंक्स की इस इंटरेस्ट को हमने फनल किया, हमने बोला आपको मुंबई यूनिवर्सिटी जाना है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मुंबई यूनिवर्सिटी नॉट माय कस्टमर ना, बट हाइपोथेटिकली आपको मुंबई यूनिवर्सिटी जाना है, उसका 300 करोड़ का कलेक्शन है एनुअली। आप बैंक हो, आपके पास अभी आइदर कोई कलेक्शन नहीं है मुंबई यूनिवर्सिटी का, या कम कलेक्शन है, 4 बैंकों में डिवाइडेड है। मैं उसके साथ एक प्रपोजल था यूनिवर्सिटी को कि आपको ऑटोमेट करना है, डिजिटाइज करना है। आप टेंडर लाओगे, L1 L2 L3 करोगे, चांसेस है कि कोई ओनरशिप नहीं लेगा, डिजिटाइजेशन नहीं होगा। उससे अच्छा मैं एक स्पॉन्सर बैंक लेके आता हूँ, मेरा सोल्यूशन बैंक से इंटीग्रेटेड है। तो दो चीज में आपकी लाइफ इजी है, एक, बैंकिंग वाला ऑडिट कुछ नहीं करना है क्योंकि मेरा सोल्यूशन ऑलरेडी बैंक के साथ चलता है। दूसरा, मेरी क्रेडिबिलिटी बैंक की क्रेडिबिलिटी है। तो अगर एक SBI iWeb टेक्नो लेके जा रहा है, तो मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि SBI ने ट्राई टेस्ट किया है, तो ही उसने इंटीग्रेट करा होगा। कस्टमर की सेफ्टी बढ़ जाती है कि बैंकर रेकमेंड कर रहे हैं तो भाई ये चल रहा होगा सोल्यूशन, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं होगा, कुछ फंसेंगे भी तो बैंक है, ऐसा नहीं होगा हम पे आएगा। बहुत सारे सेफ्टी नेट्स बिल्ड हो गए, और तुमको कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि बैंक क्या बोलता है, आप कलेक्शन हमारे से करो और वेंडर का जो पैसा है हम दे देंगे। ओके, तो इसको हम फ्रीमियम मॉडल बोलते हैं, where I don't charge a said university college to digitize. I come up with sponsor banks. The bank pays me. So debtor on my book is a bank, but my customer is a university. And most universities in India have less funds for automation, be it private or public. वो एक ब्लैक बोर्ड लेने के पैसे उनके सैंक्शन हो जाएंगे, बट आप सॉफ्टवेयर लेके जाओगे तो क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या जरूरत है, क्यों ऑटोमेट करना है, फ्री मॉडल यूज करो, ओपन सोर्स यूज करो। ये एक दिक्कत है इस देश में, राइट। इसको हमने क्रैक करा ऐसा। तो ऐसा नहीं था ये आइडिया आ गई या कोई मॉडल हमने कॉपी किया है फॉरेन में, ऐसा होता है ऐसा। हमने इसको जुगाड़ू वे में बनाया इस देश में, बिकॉज हमारा एम वो था कि अच्छा प्रोडक्ट बनाए, नीड भी है, कस्टमर वैलिडेशन भी है। इस देश में 1200 यूनिवर्सिटीज है, 60,000 कॉलेज, राइट। इसमें से सिर्फ 10% डिजिटाइज्ड है, 90% डिजिटाइज नहीं है, ठीक है। तो व्हाई डोंट वी एक्सप्लोर दिस मॉडल, किस वे में पैसे बने, जो फास्ट हो और प्रॉफिटेबल रहे, एंड विन विन फॉर ऑल। यूनिवर्सिटी को बेनिफिट है, बैंक को बेनिफिट है, बच्चे को है, हमको है। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड क्रैकिंग। और टू बी ऑनेस्ट, इस मॉडल पे आने के पहले हमारे पास 50,000 बच्चे थे 19 में, 18-19 में। आज मेरे पास डेट लाइक 15 लाख बच्चे हैं। और ये कैटेपुल्ट ग्रोथ इसीलिए हो क्योंकि हमने मॉडल ट्विस्ट किया है। तो थोड़ा जुगाड़ू बनना पड़ता है, एंड यू हैव टू प्ले द लॉन्ग हॉल। मतलब इसमें शॉर्टकट आप नहीं निकाल सकोगे, बट दिस इज हाउ वी क्रैक्ड इट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर उनके पास डिफरेंशिएशन भी नहीं है, देखो उनको प्रॉब्लम है कि सब सेम दे रहे हैं। तो बैंक ऑल्सो यूजेस एज अ डिफरेंशिएटर कि यार व्हाई डोंट यू आल्सो डू दिस, आई विल डिजिटाइज फॉर फ्री। एब्सोल्युटली। यस।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बैंक 100%। करंट मार्केट। यस। स्लैश हो गया। मेरे पास एक ही सेल्स की है, हु इज माय हेड ऑफ मार्केटिंग, शी इज द ओनली सेल्समैन आई हैव, rest all is through banks, and you get 30,000 people pan India, though although all are not working, all 30,000, but it's growing. Matlab, if we play the right way, this can be a very big model going forward. Yes. Yep. Yes. Yes. Big struggle. So ऑनेस्टली व्हेन वी स्टार्टेड, हमारा एम था कि एक इंडियन प्रोडक्ट होना चाहिए, इंडियन एसएमई को बेचना है, और जो माइक्रोसॉफ्ट बाहर कर रहा है उनको देश में करना है। दैट वाज आवर किक। आवर किक वाज प्रोडक्ट, ओके, बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, नॉट डूइंग सर्विस लाइक द इन्फोसिस टीसीएस ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी थॉट अपने एसएमईस के पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। सेकंड, टैली छोड़ के किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं पता है। आप इंडियन प्रोडक्ट पूछो सॉफ्टवेयर, खाली लोगों को टैली पता है। अब जोहो आ गया है, तब जोहो भी नया था, राइट? तो लोगों को कोई सॉफ्टवेयर नहीं पता है। हमारा किक वो था। अब हमने स्टार्ट करा एज एन ईआरपी, बट वी डिडंट हैव द कैपिटल टू बिल्ड अ फुल स्टैक। तो हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाना शुरू किए। पहले हमने सिर्फ सीआरएम बनाया, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग बनाया। ओके। ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसको आप एज अ ब्रांड एसएपी या सैप, आपको ने बच्चों ने सुना होगा। ओके, एसएपी इज अ ग्लोबल ब्रांड फॉर ईआरपी। We have also learned a lot of things from SAP. It's a German software company formed in 1971. ओके, और आज तक टिका हुआ है एज अ प्रोडक्ट कंपनी फॉर द वर्ल्ड। तो मतलब लाइट ईयर्स अहेड, बहुत लर्निंग्स है, टेक में भी बहुत लर्निंग्स है, बट ये ईआरपी है। तो हमारा एम था हम इंडिया का एसएपी बनाएंगे और छोटे लेवल पे बेचेंगे, बिकॉज एसएमईज के पास बजट नहीं होते बहुत ज्यादा इतना बड़ा सोल्यूशन डालने के लिए। अब इसको हमने ब्रेकअप करके, सिंस हमारा कैपिटल बहुत लिमिटेड था, हमने पहले सीआरएम बनाया। सीआरएम इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो आज जोहो एक मार्केट लीडर बन गया है। ऐसा सीआरएम बनाया, मैन्युफैक्चरिंग का सॉफ्टवेयर बनाया, फाइनेंस का बनाया, एचआर, पेरोल, धीरे धीरे करके बनाया। और हम इसको, ऑल्दो प्रोडक्ट था, प्रोजेक्ट वाइज उठाते थे। तो जैसा हमने रिलायंस के साथ एक डील करी थी, उनको एक सीआरएम चाहिए था उनके मोबाइल्स पे, तो तभी जॉइंट रिलायंस था। आज जैसे दो ग्रुप है, तब एक ही ग्रुप था। उन्होंने, जो आज जियो है तभी रिलायंस मोबाइल्स थे, उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था ब्लैकबेरी पे। तो उनका एम था कि ब्लैकबेरी पे रिलायंस का बैकएंड चलेगा, और उनको एक सीआरएम चाहिए था, जो हमने एक ओईएम स्वीट बनाया था सीआरएम का, राइट? तो वी स्टार्टेड विद दैट। हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाना शुरू किए, और हम बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते थे। तो जैसे एयरटेल एक कस्टमर आया, वो 6 महीने चल गया, उसको एक प्रोडक्ट बना के दिया, फिर उसको थोड़ा ट्वीक किया, और उसी इंडस्ट्री में फिर हम रिलायंस के पास गए। तो तभी एम वो था कि बड़ी छोटी सब कंपनीज को सर्व करेंगे, बट प्रोडक्ट बनाएंगे, लाइसेंस मॉडल पे स्केल करेंगे। एंड बिगेस्ट लर्निंग 5 से 13 में वो था, या हमारी बिगेस्ट गलती वो थी, कि हम बहुत थिनली स्प्रेड हो गए। हम सब इंडस्ट्रीज केटर करने जा रहे थे एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि हमको लगा माइक्रोसॉफ्ट तो हर जगह चलता है, एसएपी तो हर जगह चलता है, तो हम क्यों नहीं करें, राइट? एंड एसएपी एक मॉडल पे बेचता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब वो है कि अगर मैंने इस सॉफ्टवेयर को एक इंडस्ट्री के लिए बनाया, तो मैं इसको बेस्ट चलाऊंगा, और फिर हर कॉम्पिटिटर को यही प्रोडक्ट दे दूंगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर टेलीकॉम के लिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, तो इसी को हर जगह दे दूंगा, क्योंकि मेरे पे बेस्ट प्रैक्टिसेस है। इंडिया में ये पूरा रिवर्स है, जो हमको ये 8 सालों में समझा कि मैंने टेक्सटाइल के लिए, मैं यूज केस भी दे सकता हूँ, मैंने विपुल साड़ीज के लिए पूरा ईआरपी बनाया था, सूरत में विपुल साड़ीज। एंड द सीईओ ऑफ विपुल हैड कम फ्रॉम लंदन पढ़ के, बहुत हाईटेक था। मैंने हमने उसके लिए करीबन 8-10 महीने लगे, पूरा प्रोडक्ट बनाया। फिर हमको लगा अभी ठीक है, विपुल के कॉम्पिटिटर्स है, बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला फंडा है, वो उठा के दे देंगे, तो हम मिले। आई बिलीव पराग सारीज को मिले, द फाउंडर पराग और समथिंग एल्स, बट वेरी स्मार्ट मारवाड़ी गए। उसने मुझे बोला, उसने बोला बैठ बेटा, हाँ, वेरी ओल्ड गए, तो बेटा बेटा करके बात करते, बोला ठीक है विपुल में चल रहा है। अब ये सेम मैं उठा के यहाँ डाल दूं, तो मेरे और विपुल में डिफरेंस कहाँ रहेगा? तो एज कॉम्पिटिटर, okay, your base product will work 50%, 50% will be my best practice which you have to customize, otherwise मेरे और विपुल में क्या फर्क है, तो हम कैसे compete करेंगे? तो ये एक बड़ा लर्निंग हमको तभी मिला कि इस देश में ना बेस्ट प्रैक्टिसेस का फंडा विंडो के बाहर जाता है। यहाँ पे सबकी मेथड ऑफ वर्किंग अलग है, राइट? स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम स्केल, एवरी एंटरप्रेन्योर हैज हिज ओन प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन।
बी इट द वे ही मेक्स परचेज ऑर्डर, बी इट द वे ही डज स्टॉकिंग, जो हम जस्ट इन टाइम बोलते हैं, सब मैनेजमेंट में बड़ी बड़ी बातें हम जो सीखते हैं, ये लोग सालों से करते आ रहे हैं। ओके, जेआईटी बहुत कॉमन है, थंब रूल है हर स्टार्टअप का या हर एसएमई का, जो उनको पता नहीं है क्योंकि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया है, इस पे कोई बुक नहीं लिखी गई है, इस पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। बट दीज गाइज, दीज मारवाड़ी, बनियास, गुजरातीज, और द वे हु आर डूइंग बिजनेसेस आर द स्मार्टेस्ट पीपल यू एवर मेट, राइट? एंड they make a lot of money because they have built this ग्राउंड अप। और इसको हम सॉफ्टवेयर में डालने जाएंगे तो कस्टमाइज करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, पैसे इतने चार्ज करोगे, बोलेगा भाई इतने पैसे है ही नहीं, और डील टूट जाएगी। तो ये हमारा सबसे बड़ा लर्निंग था कि जैसा वेस्ट में चलता है ऐसा इंडिया में नहीं चलेगा। यहाँ पे आप कस्टम सोल्यूशन नहीं दोगे तो आप स्केल नहीं करोगे, और कस्टम सोल्यूशन दोगे तो स्केल होगा ही नहीं, क्योंकि हर सोल्यूशन अलग है। इसीलिए 2013 में हमने डिसाइड किया कि हम एक वर्टिकल फोकस करेंगे, अगर हम मल्टी वर्टिकल फोकस करेंगे हम स्केल नहीं कर पाएंगे। दैट वाज आवर बिगेस्ट लर्निंग फॉर 8 years। बहुत अच्छा बोला है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप क्या करते हैं ना, खुद को कॉर्पोरेट से कंपेयर करना चालू कर देते हैं। ये हो सकता है, करेक्ट। आप कॉर्पोरेट नहीं हो, आप एक स्टार्टअप ही हो। तो धंधा आइडेंटिफाई करो, उस धंधे का एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उस धंधे के प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आइडेंटिफाई करो, और उस पूरे मार्केट में वो एक सेगमेंट ढूंढो जो वो स्पेसिफिक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और सिर्फ उस पे फोकस रहो। इनिशियली तो यही करना है, कैपिटल बचाने के लिए स्केल करें। एंड सी, आपको डीप जाना है। मैं आज बच्चों के साथ जब डिस्कस करता हूँ स्टार्टअप में, मैं यही देख रहा हूँ कि लोग कॉपी पेस्ट मॉडल बना दे, ओला बना तो उबर बना तो मैं ओला बना दूं, ठीक है, मीशो बना तो मैं ये बना दूं। दिक्कत वो है ना कि वो सोल्यूशन देख के स्टार्टअप कर रहे हैं, ना कि प्रॉब्लम देख के, राइट? तो स्टार्टअप वर्ल्ड में अगर लॉन्ग आपको सरवाइव होना है ना, तो आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि ये ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे करूं। क्योंकि वो लॉन्जेटिविटी नहीं आएगा, वो पैशन नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या सॉल्व कर रहे हो। तो आज नहीं तो कल आप गिरोगे। तो मैं बच्चों को भी ये बोलता हूँ कि ट्राई फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, एंड वेर यू फील you are good at, you build something around that and start up and start going deeper. But until you solve a problem ना, आप लॉन्ग टर्म नहीं टिकोगे, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। To solve a problem, right, the first thing that you have to do is identify a problem, और उसके बाद वो प्रॉब्लम को वैलिडेट करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है, कि मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही कि ये है करके। The time what happens is I think it's a problem because I am facing this problem, so the world is facing the same problem. So I should build a solution for the problem that I am facing, so the world will automatically adopt. ऐसा नहीं। Which is, yeah, absolutely नहीं होता, and you will nose dive here. So आपकी जो जर्नी रही 2005 से 13 के बीच में, राइट? अभी मैंने, आपने फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अभी SaaS कंपनी जिसके पास ऑलरेडी 100 प्रोडक्ट्स है, वो वैसी स्केल नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है, राइट? बट इसके अंदर से जब आपको वो फिल्टर आउट करना पड़ा, राइट? नाउ यू हैव टू फिल्टर नॉइज आउट। आपने हर एक इंडस्ट्री को टारगेट किया, हर एक सेगमेंट को टारगेट किया, वो सेगमेंट के हर एक सेक्शन के लिए प्रोडक्ट बना के रख दिया। बट स्केल करने के लिए, जैसे आपने राइटफुली किया, राइट, आई हैव टू आइडेंटिफाई वन इंडस्ट्री जहां पे मैं स्केल कर पाऊं। योर्स वाज द एजुकेशन सिस्टम, द यूनिवर्सिटी सिस्टम, और द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सिस्टम फॉर दैट मैटर। क्लटर कैसे इरेज किया, कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और ये इनका सोल्यूशन हमारे पास है, और ये बाकी के जो सोल्यूशन है इसको अभी हमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है? ऑल द टाइम, every time I build a solution, that solution become my baby. Now it's hard for me to let go of the solution or the product. How do you? Absolutely. So again, this was more by learning from talking to customers, because 12 तक हमने roughly 60-70 कस्टमर बेस खड़ा किया था, मल्टी वर्टिकल्स था। When we went back to the drawing board, so the good part was when we started iWeb Techno, me, Ketan, and two of my college mates, not directly college mates, but they were my age group. I knew them through a common source. They also wanted to start up, but उनको जाके पढ़ना था higher education. So both went to the US, did their MS. जब वो 2013 में, luckily they came back to India in 2013 with the thought process कि we'll join back the company now, and they had both worked in the Silicon Valley. So they had brought a lot of international insights with them, right? That helped our cause. So जब 13 में we went back to the drawing board, where two other founders came back and now became co-founders. We became 4 co-founders from 2. They brought a lot of learnings from the US, and that is where they put that dot or pin on the wall, or pushed both of us founders who were very attached to our product, that अगर हमको इसको बड़ा बनाना है या आगे जाके स्केल करना है,
तो हमको दो चीजों की जरूरत है। एक, कस्टमर वैलिडेशन कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो ढंग का बनाया, लोगों को पसंद है। जो एजुकेशन हमने चूज करा, बिकॉज मुंबई यूनिवर्सिटी से हमको अच्छा फीडबैक मिला था, कैंगरू किड्स के साथ हमने काम किया था और दो चार कॉलेजेस के साथ किया था हमने काम, तो वो एक वैलिडेशन था। दूसरा, करंट नीड। तो सिंस वी वर सेलिंग टू यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, हमको एक ब्रॉड स्कोप का आइडिया था कि इंडिया में 10 से 20% ही ऑटोमेशन हुआ है इस वर्टिकल में। दूसरा, डायरेक्ट लोकल कंपटीशन ऐसा बहुत बड़ा नहीं है जैसा टैली है, अकाउंटिंग में था। जोहो बड़ा बन गया था 13 में, सीआरएम में जोहो था, सेल्स फोर्स था, पूरा ईआरपी पकड़े तो एसएपी था। हमने एक फाइनल चॉइस हमारा एजुकेशन और हेल्थ केयर था, बिकॉज हेल्थ केयर भी बहुत एक ग्रोइंग फील्ड था। बट हेल्थ केयर में तभी हमने नोट किया था बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इंडिया में आ गए थे। तो हॉस्पिटल्स में आप देखो तो वो हेल्थ केयर के सोल्यूशन बहुत श्रिंक रैप वे में चलते थे। देखो हेल्थ केयर में ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होता, ओपीडी ओपीडी होता है, ठीक है, इन पेशेंट होता है, हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटलाइजेशन होता है, बिलिंग बिलिंग होता है। वहां पे बहुत स्कोप नहीं है कस्टमाइजेशन का। बट एजुकेशन में ना, एक एग्री यूनिवर्सिटी बहुत अलग काम करेगा वेटनरी से, बहुत अलग काम करेगा कन्वेंशनल से, बहुत अलग काम करेगा डिस्टेंस लर्निंग से, तो स्कोप बहुत वास्ट है। हमने सोचा इसमें एक पकड़ के भी हम बड़े हो जाएंगे ना, तो इतने सारे कस्टमर्स है, एवरी नोक एंड कॉर्नर पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बी इट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो फील्ड चेंज नहीं होगी। Plus, the insight from both our co-founders, Siddesh and Yogiraj, who came from the US, helped. They said the same thing. Globally, if you look at products or product companies, they start small, they focus on one problem, they scale up fast, and then they add other things. So, biggest example is Amazon. पहले books बेचता था, books बेचना बहुत streamline किया, then उसने धीरे धीरे दूसरी faculties जोड़ी. Same thing was done by Flipkart 2008 में, when the Bansals came together, they started again with books. They learned it for 1.5 to 2 years. Then they started adding other products and then they scaled up. तो ये बहुत सारे learning जुड़े. My co-founder in the US Valley brought another perspective that helped. And then we restarted from 30. We picked education, product ready था हमारे पास, मोटा मोटा customer base था और बहुत वास्ट मार्केट था और कोई लोकल कंपटीशन नहीं थी। हमारा सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस वो था कि एक मार्केट लीडर नहीं है। ऑल्दो टीसीएस था, टीसीएस का एक प्रोडक्ट है आयन, पर वो एलिट के साथ खेलता था, वो टॉप लीग में ही बेचता था। वो एक अकोला नहीं जाएगा, रोपड़ नहीं जाएगा, इंटीरियर नागपुर, नासिक, सतारा में नहीं जा रहा था। और हमने सोचा ये बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसको हम ट्राई करेंगे। सो आई अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस कि लार्ज स्केल में या एक ओवरव्यू से ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, राइट? थोड़ा डिटेलिंग में जा सकते हैं इसके? आर यू कंफर्टेबल? क्या ड्राइंग बोर्ड के ऊपर 60 प्रोडक्ट्स हैं, राइट? अभी फिल्टर करने का टाइम है, राइट? पहले तो इंडस्ट्रीज से डिवाइड करके रखे मैंने, या व्हाट, सो वॉक मी थ्रू योर ड्राइंग बोर्ड राइट, राइट? मेरे आपके पास 60 प्रोडक्ट्स हैं। पहले सबसे पहले किसको एलिमिनेट किया? पहले बस कितने इंडस्ट्रीज के लिए था? Sure. So we had roughly 8 industries till then. Manufacturing था, textile था, make to stock manufacturing था, make to order manufacturing, retail था, education था, healthcare था और इंश्योरेंस, मतलब फिनटेक वाला, जो हम फिनटेक बोलते थे तभी हम इंश्योरटेक बोलते थे, वो वर्टिकल था। अब रिवर्स हम हो गए, सॉरी, एजुकेशन था मुंबई यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या एजुकेशन भी एक स्पेस। अब वी स्टार्टेड द रिवर्स वे कि सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन सा है इंडिया में। एक हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर था कि बेचना इंडिया में ही है। टाइम में एजुकेशन और हेल्थ केयर सबसे बड़ा निकला, बिकॉज इसमें स्कोप ज्यादा है। दूसरा, स्कोप ऑफ कस्टमाइजेशन लेस है। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ यू डील विद अ यूनिवर्सिटी, एडमिशन प्रोसेस एडमिशन ही रहेगा। ऐसा नहीं कस्टमर आके बोलेगा एडमिशन नहीं, इसको कुछ और बताओ, वो नहीं होगा। दूसरे इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसा टेक्सटाइल वाला एग्जांपल मैंने लिया कि एक जगह अगर आप परचेज ऑर्डर बोलते हो ना, तो दूसरा कस्टमर उसको वर्क ऑर्डर बोलेगा। वो बोलेगा नहीं भाई, मेरी भाषा वर्क ऑर्डर है, तुझे वर्क ऑर्डर बनाना है। तो कस्टमाइजेशन आएगा ना, आप मर जाओगे और उसके पैसे नहीं देगा। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन इज देयर, ऑल्दो कस्टमाइजेशन इज देयर, बट एडमिशन इज एडमिशन, एग्जाम इज एग्जाम, फीस इज फीस, राइट? हॉस्टल इज हॉस्टल। ग्रासरूट लेवल चेंजेस नहीं आएंगे, वो तो पूरा कोड ही डाउन अप चेंज हो जाएगा। और दिक्कत है, पैसे नहीं देंगे। इंडिया का मेंटालिटी आज भी, पैसे तो नहीं देना है ना भाई। ऑल ऑफ अस, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग द कस्टमर। आज मैं भी, हमारे डीएनए में है सर, वो सस्ता कहाँ मिलेगा। आज मैं उबर बुक कर रहा हूँ तो मैं रैपिडो और ओला आज भी देखता हूँ, राइट? तो मैं कस्टमर को नहीं ब्लेम कर सकता हूँ। कितना पैसा कम हो सकता है, दिस इज हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप। या एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कि मैं एक प्रोडक्ट बना दूं तो सबसे मैक्सिमम स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ है, क्योंकि बेचना आसान हो जाएगा। मैं लैंग्वेज वो यूज कर सकूंगा और कॉस्ट ऑफ कस्टमाइजेशन कम होगा, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो जाएगा।
कस्टमर के लिए। तो वो मेरा सेकंड पैरामीटर था ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, जिसमें 80% लोग हट गए, टेक्सटाइल हट गया, ऑटोमोबाइल हट गया, राइट। एंड थर्ड वाज कंपटीशन, लोकल कंपटीशन कहाँ तगड़ा है, ओके, जिसमें एजुकेशन में बहुत स्प्रोस्ड आउट था, कस्टम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा थे, नामी ब्रांड्स नहीं थे। आज भी आप बोलो 10 या 5 डिजिटाइजेशन के कंपनीज के नाम ले लो तो नहीं है, बहुत बहुत लोकल मार्केट है, ठीक है। तो कोई ब्रांड रिकॉल नहीं है बहुत बड़ा। जैसा अभी अकाउंटिंग सिलेक्ट करो तो टैली वाज अ ब्रांड रिकॉल, और सीआरएम करो जैसे बोला जो सेल्सफोर्स, ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। ERP select करे तो there were market leaders including TCS which was playing very heavily in ERP, right? If I pick up any other industry, HR ले लो तो HR में बहुत सारे products थे जो compete करते थे। HR मंत्रा था एक बहुत बड़ा था, a friend of mine was running, he eventually sold but he's doing now very well for him, so I liked what he did in this journey. HR मंत्रा was a big product। payroll में एक spine payroll था जो एक tangible competitor था। तो then we started delinking that way, that competition कहाँ कम है, मार्केट कहाँ बड़ा है, स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ ज्यादा है, ताकि हम एक प्रोडक्ट बना के उसको रिपीटेडली बेच सके विद लेस कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग दैट और कस्टमाइजिंग दैट। एंड थर्ड, which was actually against this vertical, was how much the customer is willing to pay. इसमें healthcare had a bigger advantage than education, because healthcare में hospitals understand automation चाहिए, पैसे देंगे। एजुकेशन में तो भाई फ्री है, सब ओपन सोर्स है, क्यों क्यों पैसे, जरूरत क्या है? बच्चे आ रहे हैं ना, लाइन में खड़े रहेंगे, जरूरत क्या है, नहीं 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 करना है डिजिटाइजेशन। उसमें कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए किया बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट बना था वाज बेटर फॉर एजुकेशन देन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मेरे पास एक्सपोजर नहीं था उतना। आई हैड वर्क विद ओनली 2-3 स्मॉल डिस्पेंसरीज, थोड़ा एक था मेडिकल का एक्सपीरियंस, बट उतना ग्रेट नहीं था। एंड टू एंड प्रोडक्ट नहीं था हमारे पास, तो वो हमने एक गट फील में पंट लिया, एक रिस्क लिया कि यार as a product I have much matured product for university, college, school compared to a dispensary, hospital management or medical. Secondly, if you count the number of medical hospitals or hospitals compared to institutes or university, it's 1:10. So for every one hospital, you already have 10 education institutes which are standing, right? तो market ये ज्यादा बड़ा है, product हमारा ज्यादा matured है इस vertical के लिए। So although people don't pay, but chance of conversion are much better because 1:10 का difference है। तो hospital में एक में जाऊंगा तो मैं 10 कॉलेज में जाऊंगा। तो इसलिए ये एक काफ़ी अच्छी लर्निंग रही है आपके साथ बात करने में, क्योंकि अक्सर लोग, आई टेल यू व्हाट स्टार्टअप फाउंडर्स सी ऑनलाइन, यूट्यूब के ऊपर क्या देख के आता है, और उनके जो जनरल स्टार्टअप पढ़ाने वाले वो क्या बताते हैं, टैम सैम सॉम कर लो, टोटल एड्रेस गूगल कर लिया कि $1 बिलियन का है इंडिया का मार्केट, तेरा सैम बन गया, मतलब सर्विस एड्रेसेबल मार्केट ये रहे कुछ 100 मिलियन का, इसका कम से कम 50% तो मैं ले ही लूंगा पहले साल में, तो 550 मिलियन मेरा 100 हो गया, मतलब सर्विस ऑप्टेनेबल मार्केट। सच्ची कॉम्पिटिटिव एनालिसिस नहीं किया आपने, आपने ये नहीं देखा कि बाबा आपका जो प्रोडक्ट है वो किस मार्केट के साथ ज़्यादा अलाइंड है। इन योर किस एग्जाम्पल, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ना कि जब आप टारगेटेड एक अच्छा प्रोडक्ट लेके टारगेट सेगमेंट के पास जाते हो तो स्केल करने में 1 सेकंड नहीं लगता। सब अच्छा बिजनेस मॉडल, एक अच्छा प्रोडक्ट और परफेक्ट कस्टमर, ये तीनों चीजें एक साथ आ गई तो आपका प्रोडक्ट स्केल करना ही करना है, उसके अंदर नहीं है उसके पास। agreed. Precisely. And very few people think काफी सारा, ऐसा नहीं कि तीनों मिल भी गया तो भी मेहनत नहीं किया मैंने। हाँ नहीं, मेहनत है, लक है, डीएनए है, आपका ग्रूमिंग है, आपका टीम मैनेजमेंट, बहुत सारे। इट्स लाइक प्रॉपरली मेकिंग पाव भाजी, एवरीबॉडी कैन मेक गुड पाव भाजी, राइट? ऑल्दो यू पुट द सेम बादशाह मसाला, बट एवरीबॉडीज पाव भाजी टेस्ट।